वेरी वॉल वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। जी हाँ, ये वीडियो है ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। ब्रह्मोस मिसाइल जिसके बारे में हम जानते हैं, ये इंडिया की सबसे फेमस सुपर क्रूज मिसाइल है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मेरे को ये बोलना चाहिए। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में आज ये पर्टिकुलर वीडियो है। अब आज बात करेंगे ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अब एक्सटेंडेड रेंज जो है। अब जितने भी न्यूज है, ये यूट्यूब वीडियोस है, उसमें आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइल सब आ रहे हैं। पहले जो ब्रह्मोस की मिसाइल्स की रेंज होती है लगभग 250 किलोमीटर के आसपास होती थी। लेकिन अब ये बढ़ के हो गई है 500 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल्स अब डेवलप हो रही हैं। और प्लान ये किया जा रहा है कि इसके अब 1500 किलोमीटर के वेरिएंट को बनाया जाए। ये चीज तो ब्रह्मोस मिसाइल जो हम इसका नाम जानते हैं, बड़ा फेमस मिसाइल है। बोलते हैं कि ये रेडार सिस्टम भी इसको ट्रैक नहीं कर पाता, इसका स्पीड इतना है। ये ऐसा क्यों है? इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिसाइल को रेडार सिस्टम ट्रैक क्यों नहीं कर पाता, या कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक या उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रेडार क्यों नहीं ट्रैक कर पाते। उसका एकमात्र कारण ये है कि इसकी जो स्पीड है वो मैक 2.8 से काफी ऊपर है। मैक 2 मतलब आवाज से 2 गुनी रफ्तार पे, और मैक 2.8 समझ जाइए 2.75 गुना रफ्तार है आवाज से तेज। तो इतने तेज अगर कोई मिसाइल चलेगी तो इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या उसका रडार सिस्टम ट्रैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। दूसरी चीज, इस सुपरसोनिक मिसाइल की एक और खास बात है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल सरफेस से, ये सतह से 5 मीटर से भी नीचे फ्लो करती है, या नीचे उड़ती है, या नीचे अपने डायरेक्शन की ओर भागती है। कहने का मतलब ये है, इस मिसाइल की सरफेस से ऊपर अगर इस मिसाइल को छोड़ दिया जाए तो ये मिसाइल सतह से लगभग 3 से 4 मीटर के ऊपर में ही तेजी से भागती है और छूट के निकलती है। 5 मीटर से ऊपर नहीं जाती, तो ये इसको और घातक बना देता है। क्योंकि अगर मिसाइल थोड़ी ऊपर जाएगी तभी तो कोई रडार सिस्टम इसको ट्रैक कर पाएगा। मिसाइल का जो प्रोपगेशन है, या मिसाइल का तो जहां से छूटी है, मिसाइल तो एकदम निचले स्तर पर उड़ रही है, तो उसको कोई रडार सिस्टम ट्रैक ही नहीं कर पाता। तो ये एक और खास बात है जिसमें देखने को मिलती है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया ने रशिया के साथ कोलैबोरेट की, वो कैसे हुआ? तो एक्चुअली इस जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके मैन्युफैक्चर का नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड है ये बेसिकली इंडिया के डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रशिया की जो कंपनी है, रशिया की कंपनी जिसका नाम है फेडरेशन एनपीओ मशीनोस्त्रोयेनिया, उनकी ये दोनों कंपनी ने कोलैबोरेट किया, और कोलैबोरेट करके ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड को कंपनी को चालू किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी अब इस ब्रह्मोस के जितने भी वेरिएंट हैं, एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है, आपके लैंड लॉन्च्ड वेरिएंट है, इवन इसको सबमरीन से भी लॉन्च किया जा चुका है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। फिर आप ये जानते हैं कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल भी आप देख रहे हैं। फिर आने वाला है एक ब्रह्मोस 2 जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इन सब वेरिएंट्स में ये डेवलप हो रहा है। आज ये हमारे भारत देश के हर आर्म फोर्सेस के पास है, मतलब इंडियन आर्म फोर्स, आपका इंडियन नेवी, और आपका फिर इंडियन एयरफोर्स इसके भी पास है। एक और खास बात, इसमें जो आप बात करें, इसमें जो वॉरहेड की बात करें, इसके वॉरहेड की बात करें मतलब इस मिसाइल के अंदर वॉरहेड का काम क्या है? मिसाइल, कोई भी मिसाइल है, आप उसको ऐसे नहीं छोड़ते, उसमें डालना पड़ता है वॉरहेड। ये वॉरहेड ही वो असली सामान है जो मिसाइल के साथ जाएगा, और मिसाइल के साथ जाके वहां पर फटता है और किसी भी टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। बिना वॉरहेड के मान लीजिए मिसाइल लगभग बेअसर होती है। तो ये चीज है। तो इसमें जो लैंड लॉन्च व्हीकल है, मतलब सतह से जो निकलने वाले मिसाइल है, और शिप लॉन्च जो मिसाइल्स है, उनकी एबिलिटी है वॉरहेड ले जाने की लगभग 200 केजी के आसपास। लेकिन ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है, जिसको ब्रह्मोस ए नाम से भी जाना जा रहा है, ये ब्रह्मोस जो ए वर्जन है, जो एयर लॉन्च्ड वर्जन है, इसमें इसकी कैपेबिलिटी है लगभग 300 केजी के आसपास वॉरहेड को ले जाने के लिए। तो सोचिए 100 केजी और बढ़ गया इसमें।
तो ये इतनी चीज से ये ले जाएगा। दूसरी चीज, अभी मिसाइल जब हम एमटीसीआर के मेंबर नहीं थे, मतलब भारत जब एमटीसीआर का मेंबर नहीं था, एमटीसीआर आप जानते हैं इसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिजिम का मतलब ये है वो देश जो एमटीसीआर के मेंबर नहीं है वो 250 किलोमीटर से ज्यादा तक की मिसाइल को डेवलप नहीं कर सकते, और 250 से किलोमीटर से ज्यादा मिसाइल जो डेवलप हुई है उसको किसी दूसरे मेंबर को भी नहीं भेज सकते जो एमटीसीआर का मेंबर नहीं है। तो कुल मिला के इसका कोई फायदा नहीं था। इंडिया जब एमटीसीआर का मेंबर बना तब ये जो हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी 250 किलोमीटर से आगे बढ़ गए। अब इसके रेंज को बढ़ाया जा रहा है और इसी के वर्जन को नाम दिया जा रहा है एक्सटेंडेड रेंज। तो आप देख रहे होंगे ब्रह्मोस ईआर के नाम से मिसाइल्स आ रही हैं, जिसमें जो एयर लॉन्च्ड वर्जन है उसकी जो कैपेबिलिटी और रेंज बढ़ के 650 किलोमीटर के आसपास हो गई है, और साथ ही इसकी स्पीड भी बढ़ी है। पहले जो स्पीड होती थी सब सुपर क्रूज मिसाइल की वो लगभग 2.8 या उससे ज्यादा हुआ करती थी। ये जो एयर लॉन्च व्हीकल है या जो अब जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनकी स्पीड मैक 3 या उससे ज्यादा हो गई है। तो ये चीज देखने को मिलता है, मतलब आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार पे ये उड़ रही है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर है कि ये मिसाइल्स के डेवलपमेंट और इंडिया के जितने भी आर्म फोर्सेस उसमें शामिल हुआ था नवंबर 2005 के बाद से, जिसमें ये सब वर्जन्स में चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन फोर्स में, एयर फोर्स में हो या फिर इंडियन नेवी में, उसमें शामिल होना चालू हो गए थे। पहले के जो वर्जन थे उसमें जो इसका इनिशियल वर्जन था उसकी लागत पड़ती थी लगभग 3.5 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास, लेकिन जब इसके एक्सटेंडेड रेंज वर्जन जो आ रहे हैं इसमें यह लागत बढ़ गई। अब पर यूनिट या हर एक मिसाइल जो डेवलप हो रही है उसमें लागत आ रही है 4.85 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास। अब इसके कितने वेरिएंट्स हैं हजार है इसको हम लोग देख रहे हैं। इसके वेरिएंट्स की बात करें तो एक है इसमें शिप लॉन्च्ड वेरिएंट, एक है लैंड लॉन्च्ड वेरिएंट, एक है सबमरीन से भी इसको आप फायर कर सकते हैं, सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट भी है, एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है जिसके बारे में मैंने बताया, एक ब्रह्मोस ईआर है जिसको बोलते हैं ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, ये इसमें बढ़ी हुई रेंज के साथ मिसाइल है। दूसरी है अभी डेवलप हो रही है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, ये एक ऐसी मिसाइल होगी जो अभी यह तथागत हमारे पास ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका वेट से लगभग आधी होगी मिसाइल ये, तो मैं बोल दूं सीधा एक भाषा में 50% लाइटर मिसाइल होगी। तो पहले जो ब्रह्मोस थे उसकी वजह से लगभग आधा होगा। पहले जो ब्रह्मोस का जो डायमीटर था वो लगभग था 70 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन जो नया ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसका डायमीटर घट के रह जाएगा सिर्फ 50 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये डिफरेंस है जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा, ये काफी हल्का और लाइटर हो जाएगा। तो हो सकता है हम अपने स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट में भी इसको लगा पाए, कोशिश यही रहेगी कि उसमें भी हम इसको लगाएंगे और इसको फिर लेस करेंगे हमारे तेजस को। सुखोई तो इससे लेस हो ही चुका है, बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट से हम उसको मिसाइल को इतना कैपेबल बना रहे हैं कि उससे लेस हो पाए। दूसरा चीज, इसका एक एक्सटेंडेड एक हाइपरसोनिक वर्जन आने वाला है जिसको ब्रह्मोस 2 के नाम से जाना जाएगा। ये एक्चुअली ब्रह्मोस 2 जो डेवलप हो रहा है, रशिया के पास एक जिरकॉन मिसाइल है, उनके पास भी एक जिरकॉन मिसाइल है, उसी जिरकॉन मिसाइल का ये वर्जन होगा। तो जिरकॉन मिसाइल का जो वर्जन होगा उसी जिरकॉन मिसाइल को देखते हुए इसका एक ब्रह्मोस वर्जन डेवलप किया जाएगा। जो ब्रह्मोस 2 होगा वो एक्चुअली जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होगा, जिसकी आवाज से कई गुना रफ्तार। अभी तक आपने देखा होगा कि मिसाइल में आप सबसोनिक मिसाइल्स के नाम पे को सुना होगा, सुपरसोनिक मिसाइल मतलब उससे भी और ज्यादा तेज, ये है हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सुपरसोनिक मिसाइल से भी और ज्यादा आवाज के कई गुना तेजी से ये प्रोपेल करेगी या फिर तेज चलेगी। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, तो इसको भी अभी डेवलप किया जा रहा है। अब आगे बात करें किसी भी मिसाइल के बारे में बात करें, इस मिसाइल को बोला जाता है सी स्किमिंग मिसाइल। सी स्किमिंग का मिसाइल करने का मतलब है ये समुद्र के सतह से, मैंने बताया कि 5 मीटर जो ऊपर है उससे भी नीचे उड़ान ये बढ़ सकती है, इसी कारण इसका नाम पड़ा सी स्किमिंग मिसाइल। अब इसकी मैक्सिमम रफ्तार जो बता चुका हूं मैक 3 के आसपास आ चुकी है।
इस पे जो गाइडेंस सिस्टम का यूज हुआ है, गाइडेंस सिस्टम में बोला जाए, इसका मिड कोर्स में गाइडेंस सिस्टम के लिए लगा हुआ है आईएनएस प्लस सेट एनएवी, जबकि इसके टर्मिनल या अंतिम पोर्शन पे लगा है एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम, जिसको गाइडेंस सिस्टम देता है। किसी भी मिसाइल की जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड करती है सीईपी पे, जिसको बोलते हैं सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। ये एक मापक दंड होता है जिससे आप किसी भी मिसाइल की एक्यूरेसी को नाप सकते हैं कि मिसाइल कितनी ज्यादा पिन पॉइंट या सटीक हिट कर रही है। इसका मीटर जैसे जैसे किसी मिसाइल की सीईपी है लगभग मान लीजिए 4 मीटर के आसपास, तो मतलब ये मिसाइल 4 मीटर के व्यास में या दायरे में एक्यूरेट हिटिंग कर सकती है। इस पर्टिकुलर मिसाइल की जो सीईपी है वो लगभग 1 मीटर डायमीटर के आसपास है, मतलब 1 मीटर के व्यास के आसपास है। तो मतलब 1 मीटर के दायरे में आप सोचे मिसाइल कितनी दूर से आ रही है और वो 1 मीटर के आसपास इतनी प्रिसाइज हिटिंग करेगी। तो सोचिए 1 मीटर के आसपास, आप समझ जाइए कोई भी लक्ष्य होगा तो 1 मीटर के आसपास के दायरे में ये बहुत फाइन हिट करेगा। तो इसकी एक्यूरेसी दुनिया के जितने क्रूज मिसाइल है उन सब से बहुत ज्यादा पिन पॉइंट है। तो इसकी एक्यूरेसी दुनिया के जितने भी क्रूज मिसाइल है उनमें सबसे ज्यादा है। तो ये बताता है भाई सीपी। दूसरा चीज, 2016 में जैसे कि मैंने बताया इंडिया एमटीसीआर का मेंबर बना। अब इंडिया और रशिया डेवलप कर रहे हैं ऐसी मिसाइल को, और उन्होंने फैसला किया है कि ब्रह्मोस को ये एक्सटेंड करेंगे लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास। तो अब जो नेक्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल्स आएंगे वो 1500 किलोमीटर के आसपास होंगे, मतलब 1500 किलोमीटर के आसपास इनकी रेंज को करने का फैसला लिया गया है। ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल्स है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको डेवलप किया जा रहा है, वो जिरकॉन मिसाइल की एक कैटेगरी है जिसको बोला जाता है 3M22 जिरकॉन मिसाइल। उसी का ही एक इंडियन वर्जन या ब्रह्मोस वर्जन ये होने वाला है जो ज्यादा एडवांस होगा। जबकि बात करें अभी जो जितने भी हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे इंडिया अपने पार्ट्स को इंडिजनाइज कर रहा है। मतलब पहले जब हम मिसाइल को परचेस करते थे तो ब्रह्मोस की जो मिसाइल्स होती थी उसमें बहुत कम इंडियन कंपोनेंट्स लगे रहते थे, ज्यादातर रशियन कंपोनेंट्स लगे रहते थे। तो आप ये कह सकते हैं पहले 60-70% इसके जो पार्ट्स ये कंपोनेंट्स हैं वो रशियन होते थे, 30-40 जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडियन होते थे। अब ये उल्टा है, अब धीरे धीरे इंडियनाइजेशन हो रहा है, हम इसके हर कंपोनेंट को डोमेस्टिकली बनाते जा रहे हैं और इस पे इंडियनाइजेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे इस मिसाइल के ज्यादातर पार्ट्स को इंडिया डेवलप कर रहा है और आगे जाके मिसाइल्स पूर्णतः स्वदेशी होने वाली है। अब इसके मैक्सिमम 70-80% या 90% के पार्ट्स को इंडिया ही डेवलप कर रहा है। इसी स्टेज में एक कंपनी है जिसका नाम है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, शॉर्ट फॉर्म में बोले DMSRDE। ये एक इंडियन कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, जिसने सक्सेसफुली, ये एक पर्टिकुलर इंडियन कंपनी है जिसने सक्सेसफुली इसके लिक्विड फ्यूल को बना लिया है। और ये एक डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब इंडिया ने खुद ही इसके लिक्विड फ्यूल, क्योंकि पहले इसमें ब्रह्मोस में जो लिक्विड फ्यूल होता था वो रशियन वो फ्यूल हुआ करता था। अब इसका एक इंडियन वर्जन बना लिया गया है। अब इस लिक्विड फ्यूल को डोमेस्टिक फ्यूल एक क्रिएट कर लिया है इंडिया ने। अब जो रैमजेट इंजन चलेगा वो इसी से ही चलेगा जो मिसाइल्स पे लगता है। हाँ, मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये जब मिसाइल छूटती है ये एक्चुअली ये 2 चरण में चलती है मिसाइल। इसमें आप समझ ले, इंजन को अगर देखें तो इंजन के मायने में इस मिसाइल में 2 चरण होते हैं। पहला जो आपका इंजन होता है वो चलता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये इसका पहला इंजन आप मान सकते हैं। तो मिसाइल जब पहले रिलीज होती है तो फर्स्ट ये इसका पहला चरण होता है, इसमें इसको ऊर्जा ये मिलती है, एनर्जी मिलती है वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर से, इससे फायर होती है कुछ दूर तक जाती है। उसके बाद दूसरा चरण आता है, सेकंड स्टेज आता है, इसमें चालू हो जाते हैं आपके लिक्विड रॉकेट रैमजेट इंजन, ये चालू हो जाता है। इनको चलने के लिए लिक्विड फ्यूल की जरूरत होती है। इसी लिक्विड फ्यूल को पहले हम रशिया से लेते थे, लेकिन अब ये हमने खुद क्रिएट कर लिया और इसी पर्टिकुलर फ्यूल की टेस्टिंग हो रही है DRDL में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके लैब में। तो इसको डेवलप कर लिया और इसके फ्यूल टेस्ट को बिगिन कर लिया गया है, इसको टेस्टिंग के लिए देखा जा रहा है। इस डोमेस्टिक फ्यूल जो इंडिया ने डेवलप किया उसकी खासियत क्या है,
उसकी खासियत यह है कि ये -50 डिग्री सेल्सियस से -55 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, जमने वाला नहीं है। इसके बाकी से जो भी मिसाइल के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उसको भी पर्टिकुलर इंडिजिनाइज किया जा रहा है। धीरे धीरे अब इस डोमेस्टिक फ्यूल के साथ साथ काफी और पार्ट्स को भी अब इंडिजिनाइज किया जा रहा है। इस बात में बात करें तो इसमें अब आगे कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि इसका जो एयर फ्रेम है उस एयर फ्रेम को, और इसके डोमेस्टिक फ्यूल के साथ इसके एयर फ्रेम को, इवन इसके पावर सप्लाई को और इसके प्रपल्शन सिस्टम को, इन सब को भी इंडिजिनाइज किया जा रहा है। इसमें लगने वाले जो सीकर्स हैं, सीकर्स को मैं अगर बताऊं, मान लीजिए किसी मिसाइल में सीकर्स लगे हैं, ये मिसाइल्स अपने किसी भी टारगेट की ओर भागते हैं तो वो टारगेट पे लगती कैसी है, उस टारगेट में लगने का एकमात्र कारण ये होता है उस टारगेट से निकलने वाली हीट। इस हीट को ये ट्रैक करती हैं और उस हीट को ट्रैक करते करते उस लक्ष्य पे जाके उसको हिट कर देती हैं, उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर आप एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइल्स बना रहे हैं तो आप सीकर पे डिपेंड या निर्भर नहीं रख सकते। इसके लिए आपको इसके लिए यूज किया जाएगा एक सिस्टम जिसको बोलते हैं INS सिस्टम इस मिसाइल में, जिसको बोलते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये पर्टिकुलर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होगा जो एक टाइप की इंडियन चिप होगी, लगभग 17 ग्राम के आसपास है। ये इंडियन चिप है जिसको बोला जाता है G30M। ये कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे GPS, GLO, NASS और आपके गगन ऑन अ मॉड्यूल, ऐसी कुछ इंडियन चिप्स हैं जिसको यूज किया जाएगा। और ये पर्टिकुलर सिस्टम किसी भी इंडियन सैटेलाइट या किसी भी रशियन सैटेलाइट से कांटेक्ट में रहेंगी या उससे कम्युनिकेट करेंगे, और उसी कम्युनिकेशन का यूज करके ये इतनी एक्सटेंडेड रेंज या काफी दूर तक, अब 1500 किलोमीटर तक की भी दूरी में जाके अपने टारगेट को प्रिसाइज पिन पॉइंट हिट कर पाएंगी, वो इसी चिप की मदद से कर पाएंगी। और ये सैटेलाइट सिस्टम जिससे कम्युनिकेट करेगी उसकी एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो आगे एक्सटेंडेड रेंज में सीकर्स का यूज नहीं किया जाएगा, इसमें इन्हीं सिस्टम्स का यूज किया जाएगा। अब एक बात करें कि मतलब अगर आप मिसाइल में वॉरहेड नहीं डालते हैं तो उसमें जो से मान लीजिए वो मिसाइल पर्टिकुलर हिट नहीं कर पाएंगी, उसकी हिटिंग कैपेबिलिटी कम है, क्योंकि वॉरहेड ही मैंने बताया उसमें क्या होता है कि वॉरहेड ही आगे जाके डिस्ट्रॉय करता है किसी भी टारगेट को। लेकिन अमेरिका की एक मिसाइल है जिसका नाम है टोमाहॉक मिसाइल, ये भी एक टाइप की क्रूज मिसाइल है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी मतलब समझ जाइए मिसाइल कितनी तेजी से जाके किसी टारगेट को हिट करता है, तो कितना फोर्स जनरेट करता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 32 गुना ज्यादा तेज इस टॉमीहॉक मिसाइल से और ज्यादा तेज है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 32 गुना ज्यादा है। अगर आप मान लीजिए इस मिसाइल में नहीं लगाते हैं कोई भी वॉरहेड और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसकी फोर्स इतनी ज्यादा है, काइनेटिक फोर्स, कि वो जाके टारगेट को हिट कर देगा और इसको डिस्ट्रॉय। बाकी जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बताया जो 50% लाइटर होने वाली है, और जो ब्रह्मोस 2 है जो हाइपरसोनिक मिसाइल वेरिएंट होगा जो कि जिरकॉन मिसाइल से ही उसी के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। तो होप ये वीडियो मैं आपको समझा पाया, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता पाया। ब्रह्मोस से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस मिसाइल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मैं दे पाऊँ, बता पाऊँ। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।